तो हमास और इजरायल दोनों के लिए आज बड़ा दिन है। सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने आज यानी जुम्मे का दिन चुना है। हालांकि हमास की नई धमकी और युद्ध किस तरीके से और विध्वंसक हो सकता है, इस बारे में डिटेल जानकारी के साथ आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर। तो TV9 भारतवर्ष पर वॉर जोन से आ रहे एक्सक्लूसिव खबरों के तहत सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए इजरायल जिस तरीके से एक दिन पहले ही इसे लागू करने को तैयार था, यानी बात हो रही है बंधकों की रिहाई को देखते हुए, सीज फायर के फैसले को देखते हुए आज के महत्वपूर्ण दिन की युद्ध का 49वां दिन है। आज सुबह 10:30 बजे से बारूद बरसने बंद हो जाएंगे, बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीज फायर के 7 घंटे तक बंधकों के परिजनों को अपनों से मिलने के लिए इंतजार तो करना ही होगा। बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया के बीच हमास ने इजरायल को नई धमकी भी दे दी है और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो सभी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, ये बड़ी खबर आपको बताए वेस्ट बैंक से खबर, जहां पर जबालिया में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। छापेमारी में घर के अंदर सुरंग मिली, बच्चों के बेड में मिला हथियारों का जखीरा। तुलकर्म में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। वहीं अनाबता में भी हमास के वाहनों का आईडीएफ ने पीछा किया है। आपको बता दें आईडीएफ ने हमास के गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। और गाजा से बड़ी खबर, गाजा में हमास की घेराबंदी पर रिपोर्ट सामने आई। कई इलाकों से हमास का पूरी तरह से सफाया हो गया। उत्तरी गाजा में लड़ाकों तक मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हमास के कई टॉप लीडर्स मारे जा चुके। हमास को दोबारा से खड़ा होने में अब वक्त लगेगा। वहीं गाजा में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर बड़ी खबर आई, जहां हमास ने जारी किए हैं अब मौत के आंकड़े। आपको बता दें जंग में 6,000 से ज्यादा बच्चे जान गंवा चुके हैं और इजरायल हमास जंग का आज 49वां दिन है। 4,000 महिलाएं भी इस जंग में जान गंवा चुकी हैं। और गाजा से बड़ी खबर, गाजा के जबालिया कैंप पर एक बार फिर से हमला हुआ। इजरायली बमबारी से लोगों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको गाजा की दिखा रहे हैं, जहां पर जबालिया कैंप पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ। इजरायली बमबारी से लोगों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग कैसे भागते नजर आए, आप देखिए। और लेबनान में भी इजरायल के बड़े हवाई हमले को लेकर खबरें मिल रही हैं, जहां एक शख्स की मौत हुई है और 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें दक्षिणी लेबनान के इता अल शाब शहर पर हमले को लेकर यह खबर आई, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं और हिजबुल्लाह के हमलों का यह पलटवार था। और वहीं बंधकों को लेकर बड़ी खबर, आज 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास। पहले बच्चों और महिलाओं को रिहा किया जाएगा। हर बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी इजरायल की तरफ से छोड़े जाएंगे। जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदी कुल मिलाकर छोड़े जाएंगे। जो शर्त रखी गई है, जो समझौता हुआ है 4 दिनों के युद्ध विराम में, 50 बंधक रिहा होंगे हमास की तरफ से। वहीं बंधकों पर अब इजरायली पीएम ऑफिस का भी बयान सामने आया है। रिहा होने वाले बंधकों के नाम भी मिल गए हैं। बंधकों के परिवारों के संपर्क में है, ये पीएमओ की तरफ से कहा गया। तो कौन कौन रिहा होगा, उनकी बकायदा एक सूची जारी की जा चुकी है। बंधकों के परिवारों के ये संपर्क में है, क्योंकि अब बंधकों पर इजरायली पीएम ऑफिस की तरफ से आए बयान को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें रिहा होने वाले बंधकों के नाम भी मिल गए हैं और बंधकों के परिवारों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। ये जानकारी उनसे साझा कर दी गई है और उनके परिवार वाले लोगों के संपर्क में भी अधिकारी हैं। तो आप देखें और समझिए कि कैसे कई दिनों से जारी बंधकों की रिहाई की बातचीत का नतीजा आज आखिरकार निकलेगा। इजरायल और हमास रिहाई की डील के लिए दोनों राजी हो गए और आज इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। यह पूरा प्लान आखिर क्या है, हम आपको समझाते हैं। 4 दिन का सीज फायर आज से शुरू होगा। जो समझौता हुआ है, रोजाना 13 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे। जो जानकारी सामने आ रही, कुल मिलाकर हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा। हमास ने इजरायल को बंधकों की लिस्ट भी सौंप दी है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने बंधकों की नाम की
जांच पूरी भी कर ली है जो लिस्ट सौंपी गई है। सीज फायर का वक्त क्या रखा गया है? सुबह 10:30 बजे से सीज फायर लागू होगा और रिहाई का वक्त क्या है? आज शाम 7:30 पर जो बंधक हैं वो रिहा किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमास की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या समझौता तय हुआ है? हमास जहां एक इजरायली बंधक छोड़ेगा तो एक इजरायली बंधक के बदले इजराइल की तरफ से 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। अगर हमास की तरफ से कुल 50 4 दिन के अंदर जो बंधक के छोड़े जाएंगे तो इजराइल की तरफ से कुल मिलाकर जानकारी है कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इजराइल और हमास के बीच खूनी युद्ध का आज 49वां दिन हो गया है। लगातार मौत और गर्त में गाजा समाता जा रहा है। इस बीच शुक्रवार का सूरज आज 240 लोगों के परिजनों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है। बंधकों के परिजन लगातार आंदोलन कर रहे थे। कतर के प्रयास से बंधकों की रिहाई से पहले आज 10:30 बजे से 4 दिनों का संघर्ष विराम होगा, जिसके बाद शाम 7:30 बजे 13 बंधकों के पहले जत्थे को छोड़ा जाएगा। एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। इजरायली युद्ध कैबिनेट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिन्हें छोड़ा जाना है उनकी लिस्ट मिल गई है। इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक उन सभी परिवारों को नोटिस भेजे गए हैं जिनके परिजनों के नाम सूची में हैं। साथ ही उन परिवारों को भी जिनके परिजनों के नाम सूची में नहीं है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और हमास के बीच समझौते को लागू करने को लेकर मंथन किया। और इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की चेतावनी को लेकर बड़ी खबर ये कि बंधक रिहाई डील में कभी भी बदलाव भी संभव है और कुछ भी तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक पूरा ना हो जाए। तो हमास के साथ समझौते के बीच बदलाव हो सकते हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। हालांकि हमास इजरायलियों पर मानसिक दबाव भी बना सकता है। ये जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि युद्ध विराम के बीच क्या जंग और भड़क सकती है, इस लिहाज से ये समझिए, क्योंकि बड़ी खबर यही सामने आई है जहां आईडीएफ के बयान ने ये टेंशन बढ़ा दी है, ये कहते हुए कि हमास के साथ समझौते के बीच बदलाव हो सकते हैं। हमास इजरायलियों पर मानसिक दबाव बना सकता है। बंधकों के परिवारों के साथ संपर्क कर जानकारी हालांकि दे दी गई है और जब तक रिहाई ना हो जाए तब तक कुछ भी अंतिम नहीं है। आपको हम ये भी बता देते हैं इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी के बयान के अब मायने क्या हैं, क्योंकि इजरायल को हमास पर भरोसा नहीं है, ये इस बयान के आधार पर भी अब साफ हो चुका है। हालांकि रिहाई के समय बड़े हमले की आशंका को देखते हुए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आईडीएफ ने हमास के प्लान बी को भी अब डिकोड करने को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं और यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि लेबनान में हुई बैठक के बाद प्लान बदल सकता है। और इजराइल से बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की है, बंधकों की रिहाई पर दोनों में बातचीत हुई है। हमास हमले वाली जगह भी गए हैं डेविड कैमरन। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जो हमला किया था, जिस जगह पर दक्षिण इजराइल पे, वहां पर भी जाकर दौरा किया, उस इलाके को देखा, वहां पर क्या तबाही मचाई थी हमास ने, वो सब कुछ खुद देखा है डेविड कैमरन। और नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट की बैठक। एक और बड़ी खबर जहां तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर यह जानकारी। हालांकि बैठक में आगे की युद्ध रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ बंधक डील पर इजरायल और हमास को देखते हुए बड़ी खबर सामने आ रही है, वहीं नेतन्याहू ने अब वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। हालांकि तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर खबरें मिल रही हैं क्योंकि युद्ध की आगे की रणनीति पर तो चर्चा की जा रही है, लेकिन बंधकों की रिहाई और बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से अभी तक प्राथमिकता बनी हुई थी, उसके तहत आज ये खबर बड़ी है। तो एक तरफ युद्ध विराम की बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ हमास इजराइल के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। ऐसे में अंदेशा यह है कि कहीं रिहाई वाली डील के बीच जंग और ना भड़क जाए। आइए आपको बताते हैं कि युद्ध विराम से पहले
दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया है। इजराइल पर हमला जारी रहेगा, हमास की तरफ से कहा गया, तो इजराइल ये बोल रहा है ये सीजफायर एक छोटी राहत होगी। हमास की तरफ से और क्या कहा गया है, 24 घंटे में 300 आईडीएफ वाहनों पर अटैक किया गया है, तो इजराइल की तरफ से क्या कदम उठाया गया। युद्ध विराम के बाद लड़ाई और तेज होगी 2 महीने तक, और विध्वंसक जंग का इशारा भी इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। इधर इजराइल घायलों की संख्या लगातार छुपा रहा है, यह हमास की तरफ से दावा किया गया, तो इजराइल बंधकों को वापस लाने का दबाव और भी ज्यादा बंधकों पर बनेगा। जो बाकी के बंधक हैं 50 के अलावा कुल मिलाकर 240 बंधक के सभी को छुड़ाने का दबाव। लड़ाके पीछे की सीमा से हमले के लिए तैयार है, हमास की रणनीति नजर आ रही है, तो अगले 2 महीने युद्ध और बढ़ सकता है। इजराइल की तरफ से यह साफ कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू भी इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं। तो यह हालात इस वक्त है कि भले ही 3 से 4 दिन का सीजफायर हो, लेकिन इसके बाद बहुत लंबी और विध्वंसक जंग बाकी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से डील के बीच युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आई, जहां जर्मनी और इजराइल में हथियार खरीद पर करार हुआ है, और एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद पर समझौते को लेकर यह खबर है। हालांकि जर्मन और इजरायली ऑफिसर्स ने करार पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ और अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड के बीच भीषण जंग जारी है। आईडीएफ पर मोर्टार और रॉकेट से हमला बोला गया, हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा। तस्वीर आप देखिए। और देखिए युद्ध विराम को लेकर एक और बड़ी खबर है। युद्ध विराम से पहले गाजा में कोहराम मचा है। आईडीएफ ने गाजा पर बरसाया है बारूद, अस्पतालों और घरों पर बम वर्षा की है। जबालिया शिविर के स्कूल के पास हमला किया गया। युद्ध विराम से पहले गाजा में कोहराम, ये इसलिए भी क्योंकि ये जो हालात बने हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण है ये समझना कि कैसे युद्ध विराम से 12 घंटे पहले गाजा पट्टी में ही भीषण हमला हुआ है, और लगातार 6 घंटे तक इजराइल ने यहां पर बारूद बरसाया है। हालांकि गजान के अस्पतालों और स्कूल और घरों पर बम वर्षा को लेकर बड़ी खबरें मिली हैं, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी कि किस तरीके से लगातार हो रहे हैं हमले, और 6 घंटे तक इजराइल ने यहाँ पर बारूद बरसाया है। हॉस्पिटल, स्कूल और घर एक बार फिर से टारगेट पर है। आईडीएफ की अबू हुसैन स्कूल पर बमबारी को लेकर भी बड़ी खबरें मिली हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर आई है, और उत्तरी गाजा के जबालिया शिविर के स्कूल के पास भी हमले को लेकर बड़ी खबर मिली। आपको बता दें, गाजा घाटी के उत्तर के सभी अस्पतालों की सेवाओं को भी अब बंद कर दिया गया है। अल-शिफा हॉस्पिटल के पास क्लिनिक पर बमबारी को लेकर भी खबर मिली। वहीं दक्षिण गाजा में कुवैती हॉस्पिटल के पास भी हमलों को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही खान यूनिस में भी इजरायली हमलों में भारी तबाही मची है। और देखिए उत्तरी गाजा के अल-शिफा अस्पताल को लेकर बड़ी खबर, अल-शिफा के हेड को आईडीएफ ने गिरफ्तार किया है। आतंकवाद के आरोप में पूछताछ के लिए भेजा गया है। अल-शिफा में हमास के ठिकाना होने का दावा लगातार किया जा रहा था आईडीएफ की तरफ से, और काफी कुछ वहां से अभी तक बरामद हो गया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि अल-शिफा अस्पताल के हेड को आईडीएफ ने गिरफ्तार किया। आतंकवाद के आरोपों में अब उससे पूछताछ की जा रही है। अल-शिफा में हमास का ठिकाना कैसे बनाया और किस तरह से अल-शिफा के हेड ने, उसके डायरेक्टर ने मदद की हमास के आतंकवादियों, उसकी जांच अब आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। अल-शिफा, हालांकि अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमास के किस तरीके से राज खोलेगा यही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इजरायली फोर्स ये पता करने की भी कोशिश कर रही है और कौन कौन से हॉस्पिटल को हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है ये जानना महत्वपूर्ण है। हालांकि अल-शिफा के डायरेक्टर को आईडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से लंबी पूछताछ को लेकर भी खबर मिली है। डायरेक्टर की देखरेख में ही अल-शिफा हॉस्पिटल भी चलता था, और हॉस्पिटल में हमास कमांड सेंटर के जिस तरीके से सबूत सामने आए हैं उसी आधार पर आगे भी पूछताछ की जा रही है। हॉस्पिटल से हमास की गतिविधियों को लेकर भी लगातार खबरें मिल रही हैं, और हॉस्पिटल में बनी सुरंग से जिस तरीके से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं, हमास लड़ाकों ने एक घर के नीचे भी सुरंग बना रखी थी, उसी की तस्वीरें जारी कर आईडीएफ की तरफ से भी वो तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे हैं, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अस्पताल की शरण में ही हमास लगातार ऑपरेट करता आया है।
हालांकि जबालिया में नाहल ब्रिगेड की छापेमारी को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, छापे में मस्जिद और घर के अंदर सुरंग मिली है और सुरंग में रॉकेट लॉन्चर समेत हथियारों का जिस तरीके से जखीरा बरामद किया गया है उसकी भी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। और यही वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जबालिया में ही अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी के बाद आईडीएफ को ये कामयाबी मिली है। हालांकि नाहल ब्रिगेड की छापेमारी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां देखिए कैसे घरों में, मस्जिद में, धार्मिक स्थल पर भी अंदर लगातार छानबीन की गई और उसके बाद कई ऐसी जगह है जहां से सुरंग मिली है और इन्हीं सुरंगों में रॉकेट लॉन्चर समेत हथियारों का जखीरा भी मिला है। तो उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आखिर यहां से क्या बरामद हुआ है, इसको लेकर दावा क्या किया जा रहा है, पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने हम रखते हैं। तो जबालिया इलाके में आईडीएफ को मिली है यह बड़ी कामयाबी, जिस बात का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है। मस्जिद में हमास की ऑपरेशनल सुरंग टनल बरामद हुई है। इजरायल की नाहल ब्रिगेड का यह पूरा ऑपरेशन था। नाहल ब्रिगेड को हमास की 6 सुरंगों का पता चला है। हालांकि इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, खबरें मिली कि कैसे बगीचों में ही हमास ने रॉकेट लॉन्चर्स भी छिपा रखे थे और सुरंग से इजरायली सेना को 50 मोर्टार बॉम्ब भी बरामद हुए हैं। हालांकि रॉकेट लॉन्चर हथियारों को आईडीएफ ने नष्ट करने का भी दावा किया है। और एक और बड़ी खबर का हम रुख करें, ईरानी विदेश मंत्री का जंग को लेकर बहुत बड़ा बयान। गाजा में जंग नहीं रुकी तो महायुद्ध होगा। गाजा जंग का दायरा और बढ़ सकता है, हमला नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में हालात बहुत बदल जाएंगे। तो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान जो कि सामने आया है। तो ईरान की तरफ से एक और यह बड़ा बयान और ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि जंग का रुकना बहुत जरूरी है। अगर गाजा में बमबारी नहीं रुकी तो महायुद्ध तय है। अब ये जो बयान है ईरान के विदेश मंत्री का, क्या इसे समझा जाए कि हालात जो बद से बदतर होंगे या फिर ईरान की तरफ से ये इजराइल को धमकी माना जाए कि फिर ईरान भी इस जंग में कूद सकता है। तो गाजा में जंग अभी थमी नहीं है और सीज फायर अधर में लटका है। जंग 2 मोर्चे पहले से ज्यादा विनाशक हो गई है। ये 2 मोर्चे हैं लेबनान और यमन। दोनों देशों से जारी हमलों के बीच इजराइल ने ऐलान तो कर दिया कि लेबनान और यमन भी हालात भी उत्तरी गाजा जैसे बना दिए जाएंगे, लेकिन इजराइल, हुती और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी ये जंग सीज फायर की संभावनाओं के लिए खतरा है। आपको बता दें, अरब पर एटमी जंग का खतरा अब और ज्यादा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर 5th एलिमेंट से हमले की धमकी दे दी है। दुनिया गाजा में सीज फायर का इंतजार कर रही है। समाधान खोज लिया गया लेकिन परिणाम लागू नहीं हो पाया है और गाजा में रह रहकर धमाके हो रहे हैं। हमास के साथ सीज फायर का ऐलान होने के बाद माना जा रहा था कि हमास के समर्थक हिजबुल्लाह और हूती भी अब इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले रोक देंगे, लेकिन इनकी तीव्रता पहले से ज्यादा बढ़ गई। हिजबुल्लाह और हूती एक साथ इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी यमन की सीमा से मिसाइल हमले कर रहा है। यमन से हूती ने इजराइल पर एक क्रूज मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया। हूती ने एक साथ कई कामिकाज़े ड्रोन से भी हमला किया। यूएसएस थॉमस हंटर ने लाल सागर पर सभी ड्रोन नाकाम कर दिए।
सीजफायर का ऐलान होने के बाद उम्मीद ये थी कि हमास समर्थक हिजबुल्ला और हूती इजराइल पर हमले रोक देंगे, लेकिन सब कुछ इससे उलट हो रहा है। हिजबुल्ला ने भी इजरायली सीमा में हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल के पलटवार भी विनाशक हो रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने 22 नवंबर को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर तबाही मचा दी। लेबनान मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के एता अल सहाब पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में हिजबुल्ला के करीब 10 कमांडर मारे गए। हिजबुल्ला संसदीय बोर्ड के सदस्य मोहम्मद रात का बेटा सिराज रात भी इस हमले में मारा गया। ये वही मकान है जिस पर इजराइल ने हमला किया और इसी मकान में मोहम्मद रात का बेटा सिराज रात 4 कमांडरों सहित मौजूद था और इस हमले में मारा गया। यह मोहम्मद रात है जो हिजबुल्ला के संसदीय बोर्ड का सदस्य है और हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्ला संगठन का सारा काम यही संभालता है। इजराइल और हिजबुल्ला के बढ़ते वार पलटवार के बाद ये आशंका तेज हो गई है कि ये वॉर फ्रंट पहले से ज्यादा विनाशक हो सकता है। हिजबुल्ला कमांडरों की मौत के बाद हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा। इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि हिजबुल्ला के हमले लेबनान की सीमा में बड़े युद्ध का कारण बन सकते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि लेबनान और हूती से हो रहे हमले लेबनान और यमन में युद्ध का कारण बन सकते हैं। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि अब इजराइल गाजा के साथ साथ यमन और लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ये है इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स और इन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल 3 फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है। बेनी गैंट्स ने कहा है कि जो अभी उत्तरी गाजा में हो रहा है वही दक्षिणी लेबनान और बैरूत में भी हो सकता है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो 3 फ्रंट यानी गाजा, लेबनान और यमन में युद्ध के लिए तैयार है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास पर हमले जारी हैं। लेबनान में इजरायली फोर्सेस प्रवेश कर सकती हैं और यमन पर इजराइल की विनाशक मिसाइलें बरसने की आशंका बढ़ती जा रही है। हिजबुल्ला भी इजराइल के साथ बड़ी और विनाशक जंग की तैयारी में जुट गया है। हिजबुल्ला और हूती के साथ कई और संगठनों के लड़ाके इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ हथियारबंद संगठनों ने 2 फ्रंट पर बड़ी तैयारी की है। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सीमा के नजदीक मौजूद हैं। ये इजरायली सीमा में हमले कर रहे हैं। इनके अलावा सीरिया में ईरानी IRGC की इमाम हुसैन ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान पहुंची। इस ब्रिगेड के साथ सीरियाई नेता की 4th डिवीजन भी सीरिया से लेबनान पहुंच चुकी है। इन दोनों को मिलाकर 50,000 से ज्यादा लड़ाके लेबनान पहुंच चुके हैं। उधर सीरिया में गोलन हाइट्स के नजदीक हूती सहित इराक और अफगानिस्तान के दूसरे संगठनों के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके घुसपैठ और हमले की तैयारी कर रहे हैं। आशंका यह है कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के पास डर्टी बम भी हो सकता है।
हिजबुल्लाह के एक गुमनाम कमांडर ने कहा है, इजराइल को फिफ्थ एलिमेंट यानी पांचवें तत्व से डरना चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट यानी पांचवा तत्व और इसके मायने क्या है? फिफ्थ एलिमेंट थ्योरी का एक सिरा परमाणु सिद्धांत से भी जुड़ा है। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने फिफ्थ एलिमेंट यानी डर्टी बम हिजबुल्लाह तक पहुंचा दिया है। और अब आशंका है कि लेबनान में युद्ध छिड़ा तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।